जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होइएगा और हमको बहुत अच्छा से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बायोलॉजी का वीडियो डाला रहा है उसमें आप लोग बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और आज हम लेकर के आए हैं आपको उत्तक यानी टिश्यू लेकर के आए हैं। और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि थोड़ा और कंटेंट बढ़ा करके इसमें वीडियो बनाइए, तो जितना लग रहा है कि हाँ बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ाते हैं। अब हम ज़्यादा बढ़ा दें, सबके प्रकार निकाल दे अलग अलग प्रकार से, तो ज़्यादा पढ़ करके क्या फ़ायदा होगा फिर, है कि ना। क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में लगभग 80% क्वेश्चन आसान ही रहता है, 20% रहता है, यानी 2-3 क्वेश्चन रहता है, तो 2-3 के लिए कितना पढ़िएगा, है कि ना। तो जो भी आसान टॉपिक है, आसान लगेगा, उसको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे और बहुत अच्छा से करवा देंगे, और आप लोग को अच्छा लग भी रहा होगा, अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग का उत्तक यानी कि टिश्यू। ठीक है, उत्तक यानी टिश्यू। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं उत्तक से पहले क्या पढ़े हम लोग? कोशिका पढ़े हैं। ठीक है, उत्तक से पहले क्या पढ़े हैं? कोशिका पढ़े हैं। तो आप लोग जाने हैं, परिभाषा भी जाने हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है? उत्तक बोला जाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोला जाता है। तो हम लोग कोशिका का अध्ययन किए थे। हम अपना शरीर में जितना गो शरीर है उतना सारा कोशिका है कि ना है। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो देखिए अपना हाथ के हथेली के कोशिका है, कितना मुलायम है। कान वाला कोशिका देखिए कितना कोमल है, गाल वाला कितना कोमल है कि ना। तो हाथ का हथेली हो गया, पैर का जो तलवा हो गया, उसका उत्तक क्या होता है? एकदम कठोर होता है कि ना। तो उसका जो उत्तक है, उसका जो कोशिका है वो अलग प्रकार के होगा, अलग प्रकार के उत्तक होगा। तो उत्तक की हम परिभाषा किस प्रकार से देंगे? उत्तक के जो परिभाषा है, टिश्यू की परिभाषा देंगे, एक ही प्रकार के वे कोशिकाएं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। यानी एक ही प्रकार के कोशिका होना चाहिए, एक ही प्रकार के कोशिका के समूह होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। जैसे देखिए हम लोग के आँख के कोशिका हो गया, आँख की कोशिका है, मान लीजिए कि पैर वाला कोशिका लगा दिए, फिर दिक्कत हो जाएगा, आन्हर हो जाएगा, एक आँख से दिखाई देगा, है कि ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो परिभाषा क्या है उत्तक का? उत्तक का परिभाषा ये है कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। अपने शरीर में कितना विविधता है देखिएगा। तलवा के कोशिका एकदम मोट है, ये वाला एकदम पातर है। मान लीजिए कि यही हाथ से इस पे लगा देते हैं, तो ये हाथ को कम चोट लगता है और इसको बहुत ज़्यादा चोट लगता है। लेकिन अगर उल्टा होता, ये बड़ा मजबूत होता और ये बड़ा कोमल होता, तो झंझना जाता हाथ। जैसे कि खोपड़ी देखिए, खोपड़ी है, एक चमेटा कस के धर दिए तो खोपड़ी जो है क्या है? मजबूत है। आपका हाथ झंझना जाएगा ना, कहता है अरे बाप रे हाथ झंझना गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो वही कहा कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, जो शरीर में अलग अलग होता है। अब देखिए कोशिका शब्द बिरचेट दिया था। कोशिकाओं के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या औत्तिकी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या औत्तिकी कहा जाता है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या औत्तिकी कहा जाता है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या औत्तिकी कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या औत्तिकी कहा जाता है। उत्तक शब्द कौन दिया था? बिरचेट दिया था। अब देखिए हिस्टोलॉजी यानी औत्तिकी शब्द का नामकरण कौन किया था? तो मेयर किया था 1819 में। देखिए हिस्टोलॉजी का जो शब्द नामकरण कौन किया था? तो मेयर 1819 में किया था। अब देखिए उत्तक दो प्रकार के होता है, एक पादप में भी उत्तक होता है, एक जंतु में भी उत्तक होता है। तो पादप में उत्तक अलग पढ़ना है, जंतु में उत्तक अलग पढ़ना है। देखिए जैसे पेशीय उत्तक, अवकला उत्तक, ये सब पढ़े हैं ना। तो वो जब उत्तक पढ़ेंगे तो वो जंतु में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे जो उत्तक पढ़ेंगे, उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक पादप में उत्तक होते हैं जिसे प्लांट टिश्यू कहते हैं, एक जंतु में उत्तक होता है जिसे एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? पहला नंबर, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी यानी औत्तिकी कहा जाता है। बिरचे इसको क्या किया था? शब्द दिया था। और हिस्टोलॉजी नामकरण मेयर 1819 में किया था। ठीक है, उत्तक दो प्रकार के होता है, एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू। अब देखिए पादप उत्तक में देखिएगा तो पादप उत्तक भी दो प्रकार के। पहले आप उत्तक देखें दो प्रकार के, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। उसके बाद फिर पादप उत्तक पढ़िएगा तो पादप उत्तक दो प्रकार के, एक विभज्योतकी उत्तक,
यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पादप ऊतक भी, प्लांट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, यानी व्यवज्योतिकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। क्लियर? चलिए, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आपका व्यवज्योतिकी ऊतक, उसके बाद अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे क्लियर से। ठीक है, चलिए देखिए, व्यवज्योतिकी ऊतक, इसमें विभाजन की क्षमता पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, कोई ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये दोनों को समझ गए, पूरा चीज़ समझ जाइएगा। व्यवज्योतिकी ऊतक में विभाजन की क्षमता पाया जाता है। देखिए, व्यवज्योतिकी से क्या होता है? विभाजन। व्यवज्योतिकी, विभाजन, व्यवज्योतिकी मच कर रहा है। व्यवज्योतिकी ऊतक यानी कि विभाजन की क्षमता पाया जाएगा। जब व्यवज्योतिकी ऊतक में ना विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएगा तो कौन सा ऊतक बनेगा? अस्थायी ऊतक बनेगा। कितना क्लियर है? सिंपल है। देखिए, व्यवज्योतिकी ऊतक, व्यवज्योतिकी, विभाजन, व्यवज्योतिकी, विभाजन, तो व्यवज्योतिकी ऊतक में विभाजन की क्षमता पाया जाता है। जैसे ही विभाजन की क्षमता व्यवज्योतिकी ऊतक में खत्म हुआ, वैसी अस्थायी ऊतक बन जाएगा। कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा होगा। व्यवज्योतिकी ऊतक यानी कि व्यवज्योतिकी ऊतक में क्या होता है? विभाजन की क्षमता पाया जाता है। जैसे ही व्यवज्योतिकी ऊतक में विभाजन की क्षमता खत्म होगा, वैसी अस्थायी ऊतक बन जाएगा, यानी परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे हम लोग का है, एकदम बच्चा में जन्म लेते हैं, 18 साल तक एकदम खतरनाक बढ़ जाते हैं। कोई इतना हो जाता है, कोई इतना रह जाता है, कोई इतना कोई हमरा इतना रह जाता है कि ना? तो वो एक क्या व्यवज्योतिकी ऊतक है, बढ़ रहा है। आज जैसी एक अच्छा खासा उम्र होता है, बढ़ करके समाप्त हो जाते हैं, तब घमंड टेढ़। जैसे कि अगर कोई छोट है, इतना को है, हम ओकरा से लम्बा हो गए तो एकदम खूब कन्हा पर कन्हा मिला के चलेंगे, तोरे के हमरा से बड़ हो गई, इस प्रकार से चलेंगे। लेकिन तुमको भी कोई काटने वाला आएगा, तुमको भी साइड में आकर के कोई नापेगा तो तू इतना ताकेगा, है कि ना? यानी कि जब बढ़ रहा है तब तक क्या है? व्यवज्योतिकी ऊतक है। आज जैसे ही बढ़ना समाप्त हुआ, 18 साल 20 साल प्लस हुआ, वैसी अस्थायी बन जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं बढ़ने वाला है कि ना? यानी अस्थायी ऊतक बन जाएगा। तो जैसे व्यवज्योतिकी ऊतक में विभाजन की क्षमता खत्म होता है, वैसी अस्थायी ऊतक बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, व्यवज्योतिकी ऊतक 3 प्रकार के होता है। व्यवज्योतिकी ऊतक जो है वो 3 प्रकार के होता है। कैसे होता है? तो पहला नंबर जो है वो शीर्षस्थ ऊतक, जो शीर्ष अस्त ऊतक होता है। शीर्ष अस्त मतलब क्या होता है? शीर्ष 2 प्रकार का हो सकता है, एक जड़ का शीर्ष हो सकता है, एक तना का शीर्ष यानी ऊपरी भाग हो सकता है, एक निचली भाग हो सकता है। तो हम पादप पढ़ रहे हैं, यानी पेड़ पौधा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शीर्ष के बाद क्या है? तो शीर्षस्थ ऊतक, नाम से ही क्लियर कर लीजिए। देखिए, पेड़ पौधा के लंबाई बढ़ता है, पेड़ पौधा के लंबाई बढ़ता है, पेड़ पौधा के तना तथा शीर्ष भाग बढ़ते हैं। जैसे देखिए, कोई पेड़ पौधा देखे होंगे इस प्रकार से देखे होंगे, किसी का जड़ इस प्रकार से आ जाता है, एकदम सीधा आ जाता है, तो ये तना है यानी शीर्ष है। ये क्या है? आपका शीर्ष हो गया, शीर्ष वाला भाग हो गया। और उसके बाद जो देखिएगा यहाँ तना वाला भाग, मतलब ये जड़ वाला भाग हो गया। जड़ लगा लीजिए, यहाँ जड़ वाला भाग हो गया। यानी कि दोनों में वृद्धि होता है। जैसे पेड़ बढ़ता है तो इसका ये जड़ भी बढ़ता है, और इसका ऊपर वाला जो तना हुआ शीर्ष है वो भी बढ़ता है कि ना? ये भी बढ़ता है। तो ये जो ऊतक होगा, कौन सा ऊतक होगा? तो शीर्षस्थ ऊतक होगा। शीर्ष कहने से मतलब शीर्ष में वृद्धि, शीर्ष कहने से मतलब शीर्ष में वृद्धि यानी शीर्ष बढ़ता है। और यह प्राथमिक ऊतक है। तो ये प्राथमिक ऊतक, ये पार्श्व ऊतक, द्वितीय ऊतक, ये आपका तृतीय ऊतक हो जाएगा। है सिंपल, ये थोड़ी याद करने वाला है। मेन ये याद करने वाला है। क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधा के लंबाई में किसके कारण बढ़ता है? तो शीर्ष ऊतक से बढ़ता है। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधा के तना शीर्ष इस समय लंबाई में बढ़ता है। आगे चलते हैं। व्यवज्योतिकी ऊतक 3 प्रकार के, शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतवेशीय ऊतक। तो पार्श्व अस्त ऊतक देखेंगे, पार्श्व अस्त व्यवज्योतिकी ऊतक जो देखेंगे उसमें क्या होगा? जो लेटरल है इसमें पेड़ पौधा की मोटाई बढ़ता है। देखिए, पार्श्व ऊतक, पार्श्व मतलब पास से, पार्श्व मतलब पास से, याद रखिएगा। तो पार्श्व मतलब पासे से ना होता है। देखिए, पार्श्व अस्त यानी कि बगल से फैल जाना, इधरों से फैल जाएगा, दोनों फैल जाएगा, खतरनाक मोटा हो जाएगा। लॉजिक समझिए, ठीक है। शीर्ष वाला देखिए, यानी शीर्ष बढ़ेगा, तो शीर्ष बढ़ेगा शीर्षस्थ व्यवज्योतिकी ऊतक। पार्श्व व्यवज्योतिकी ऊतक, पार्श्व व्यवज्योतिकी ऊतक मतलब कथी? पास में रह, पास में इधर तक कर देगा, घिच करके मोट कर देगा। ठीक है, यानी पेड़ पौधा की मोटाई बढ़ता है, पार्श्व ऊतक से बढ़ता है। इसमें पेड़ पौधा में बलय होता है, यानी जो पेड़ पौधा होगा इसमें बलय पाया जाता है। छल्ला जानते होंगे, रिंग जानते होंगे। इस प्रकार से अगर पेड़ देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से रिंग पाया जाता है।
देखिए ना, इस प्रकार से रिंग पाया जाता है। यह बलय को गिन करके पेड़ पौधा की आयु निर्धारण किया जाता है, यह कितना एज का पेड़ है। ठीक है, तो पार्श्व याद कीजिए, पार्श्व मतलब बगल वाला, मोटाई बढ़ जाएगा। पेड़ पौधा की मोटाई बढ़ता है पार्श्व अस्त उत्तक, यानी पार्श्व अस्त विभुजोत की उत्तक से मोटाई बढ़ता है। पेड़ पौधा में बलय होता है। तो ये क्लियर हुआ। शीर्ष वाला यानी शीर्ष बढ़ेगा, पार्श्व मतलब बगल वाला मोटाएगा। उसके बाद अंतवेशीय, अंतवेशीय कहने का मतलब क्या है? अंतवेशीय कहने का मतलब यहाँ से तना तथा पत्ती निकलता है। अंतवेशीय मतलब अंदर से, अंतवेशीय मतलब अंदर से, अंतवेशीय मतलब अंदर से। देखिए नाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कोई एक वर्ड को 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अंतवेशीय मतलब अंदर से। तो तना कहाँ से निकलेगा? अंदर से निकलेगा, यानी कि इसमें नोट और इंटर नोट होता है, नोट और इंटर नोट होता है। तो यहाँ से तना तथा पत्ती निकलता था। पूछेगा किस उत्तक से, किस उत्तक के द्वारा या किस उत्तक से तना और पत्ती निकलता है? तो आपका अंतवेशीय उत्तक, अंतवेशीय विभुजोत की उत्तक, अंतवेशीय विभुजोत की उत्तक। क्वेश्चन जाके बनाइएगा, इससे क्वेश्चन आता है अब नहीं फंसेगा। ठीक है, देखिए शीर्ष, शीर्ष बढ़ेगा, शीर्ष मतलब शीर्ष बढ़ेगा, शीर्ष मतलब शीर्ष बढ़ेगा किससे? शीर्ष अस्त उत्तक से, शीर्ष अस्त विभुजोत की उत्तक से। पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल वाला, पास वाला, पास वाला मोटाएगा, यानी पेड़ पौधा में मोटाई किससे बढ़ता है? तो पार्श्व उत्तक से। अंतवेशीय उत्तक, अंतवेशीय मतलब अंदर से, अंदर से निकलेगा। क्या निकलेगा? तो तना और पत्ती निकलता है अंदर से, यानी कि नोट और इंटर नोट इसमें पाया जाता है। क्लियर हुआ? यानी कि आप लोग पादप उत्तक में विभुजोत की उत्तक पढ़ लिए। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अस्थायी उत्तक, यानी कि परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो पादप में विभुजोत की उत्तक की तरह ही होता है, यानी पादप उत्तक की तरह ही होता है। क्या प्रकार के? तो विभुजोत की उत्तक और अस्थायी उत्तक, पादप उत्तक, विभुजोत की उत्तक और अस्थायी उत्तक। उसी प्रकार से अस्थायी उत्तक जो होता है, परमानेंट टिश्यू जो होता है, वो सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। तो देखिए पेड़ पौधा में कोई सरल होगा, कोई जटिल होगा। जैसे आप लोग मूली, गाजर, सेव ये सब खाते होंगे, तो उसका जो उत्तक है एकदम सरल होता है, दांत से काट लेते हैं। लेकिन अगर हम वह कह दें नारियल खा के दिखाइए, बेल खा के दिखाइए, तो क्या होगा? हालत ख़राब हो जाएगा। बेल खा कर बोलेंगे खाने के लिए, तो हालत ख़राब होगा कि ना होगा? ऊपर वाला भाग पूरा कठोर होता है, ना खा पाइएगा। तो जो आपका सरल अस्थायी उत्तक होता है उसमें भी कई पार्ट होता है, कई भाग होता है, और जैसे जैसे अंदर तक जाइएगा वैसे वैसे आपका कठोरपन बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो अस्थायी उत्तक है, अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू जो है वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है सरल अस्थायी उत्तक, एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक, एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक। समान प्रकार की कोशिका होता है, यानी कि जो सरल अस्थायी उत्तक होता है उसमें समान प्रकार की कोशिका होता है। मस्त खाते हैं, गाजर मूली जो खाते हैं वो आपका क्या होगा? सरल अस्थायी उत्तक में आएगा। जैसे यह 3 प्रकार के होता है, पीसीएस, पीसीएस, पीसीएस याद रखिएगा, यानी कि प्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पीसीएस तैयारी करते हैं ना, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ऐसे ना तैयारी करते हैं। तो पीसीएस, पीसीएस, पीसीएस यानी प्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के, प्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि मृदु उत्तक, उसके बाद कहाँ स्थूल कोण उत्तक और दीर्घ कोण उत्तक। अब देखिए हिंदी में हम समझाएंगे तो आपका उदाहरण याद हो जाएगा, लेकिन मेन इंग्लिश याद करना है। तो मेन इंग्लिश के लिए आप ये याद रखिएगा, पीसीएस यानी प्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। प्लेरेनकाइमा मृदु उत्तक, उसके बाद स्थूल कोण उत्तक, यानी कि जो मिट्टी होगा, ये परत है, मिट्टी में होगा मृदु उत्तक, स्थल पर होगा स्थूल कोण उत्तक, और जैसे ऊपर में जाएगा वो कौन हो जाएगा? दीर्घ कोण उत्तक हो जाएगा, पेड़ पौधा के ऊपर में। हम समझाने के लिए बोले, ठीक है, और इसी पर काम करता है, ये तीनों याद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दीर्घ कोण उत्तक। चलिए हम लोग चलते हैं पहले नीचे से, मिट्टी से, मृदोन कोण उत्तक से। तो मिट्टी में क्या रहता है? आलू, मूली, शलजम। आलू, मूली, शलजम याद करने का खतरनाक लॉजिक है। ठीक है, ध्यान से खाली समझिए। अगर यहाँ तक आ गए, याद हो रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल कीजिए, और आपको नोटिफिकेशन हमेशा चाहिए। अच्छा लगा होगा क्लास तो सब्सक्राइब करके कीजिएगा, पूरा भरोसा है। चलिए हम लोग कहाँ से चलेंगे? नीचे से चलेंगे, नहीं मिट्टी से चलेंगे, यानी कि मृदुत्तक से चलेंगे। तो मिट्टी से चलेंगे, मृदुत्तक से चलेंगे। तो मिट्टी में मृदुत्तक में जो होता है वो प्लेरेनकाइमा यानी मृदुत्तक होता है। सबसे सरल और कोशिका ढीली होती है, सबसे सरल और कोशिका ढीली होती है। मिट्टी में जो भी चीज़ होगा वो उसका सरल होगा और ढीली होगा। अंतर कोशिकीय स्थान होता है, यानी कि गाजर मूली खाइएगा ना तो कच्चा कच कटने लगेगा। ठीक है, तो वो उसमें जो स्थान होगा उसमें खाली होता है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये आपका परिभाषा हुआ,
प्लेन कायमा के उदाहरण हुआ। लेकिन हम उसके कुछ उदाहरण पर चलेंगे तो अंदर में क्या होता है, मिट्टी के अंदर में आलू होता है, मूली होता है, शलजम होता है, ये सब क्या होता है, मिट्टी के अंदर होता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा, इसका जो कोशिका होता है उसके स्थान खाली होता है, ये सरल होता है। इसका जो कोशिका होता है, कोशिका जो भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है। याद हुआ, नीचे वाला ये वाला याद, ये वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं स्थल पर। तो स्थल पर चलेंगे यानी ऊपर चलेंगे तो स्थूल कोण उत्तक मिलेगा, स्थूल कोण उत्तक मिलेगा, स्थूल कोण जो स्थूल सरल अस्थायी उत्तक मिलेगा। इसमें देखिए कोशिका लंबी होती है, स्थल पर वाला देखिएगा तो कोशिका लंबी होती है। पादप में लचीलापन स्थूल कोण उत्तक के कारण होता है। पादप में जो लचीलापन होगा वो स्थूल कोण उत्तक के कारण होगा। और यह द्विबीजपत्री होगा। अभी हम बताएंगे द्विबीजपत्री क्या होता है और एक बीजपत्री क्या होता है। देखिए हम लोग क्या अभी स्थल पर है, मान लीजिए इधर स्थल है, ठीक है। कोई भी चीज़ के पेड़ पौधा होता है उसको क्या करते हैं, स्थल पर खड़ा होकर डोलाते रहते हैं। जैसे आम है, तन्नी को पेड़ है, एकदम खूब बड़े झाड़ेंगे। आम पेड़ में पकड़ है, तन्नी को पेड़ में तो क्या करेंगे, एकदम डोलाएंगे कस के, ढोई ढोई का क्या गिरा देंगे वहाँ से, है कि ना, आम गिरा देंगे। बहुत तेज बनते हैं तो स्थल पर रख करके खूब हिलाते हैं उसको। यानी कि स्थूल कोण उत्तक जो होगा उसमें कोशिका क्या होगी, तो कोशिका लंबी होगी, यानी पेड़ पौधा लंबी होगी। समझाने के लिए बोले पेड़ पौधा लंबी होगी। और जो पादप की जो लचीलापन होगा वो क्या होगा, तो उसमें लचीलापन होगा। पादप में लचीलापन स्थूल कोण उत्तक के कारण होता है। ठीक है, स्थूल कोण उत्तक के कारण उसमें लचीलापन होता है। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तब देखिए हम क्या तोड़ रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं, कटहल तोड़ रहे हैं, धान के पेड़ होता है, खूब हटा हटा करके उसको काटते हैं। जामुन गिरा रहे हैं, पेड़ जब जामुन के पेड़ होता है एकदम हिला करके गिराते हैं कि नहीं गिराते हैं, कितना खतरनाक लॉजिक है कि नहीं। तो जो क्लोरेन कायमा होता है स्थूल कोण उत्तक होता है, उसमें आम आता है, कटहल आता है, धान आता है, जामुन होता है। इसका जो पादप यानी पेड़ होता है उसमें लचीलापन होता है, किसके कारण, स्थूल कोण उत्तक के कारण, नहीं क्लोरेन कायमा के कारण होता है। इसका जो कोशिका, इसका जो पेड़ होता है लंबा होता है। और यह द्विबीजपत्री के तना तथा पौधे के छाल में पाया जाता है। अब देखिए एक बीजपत्री होता है, एक द्विबीजपत्री होता है। जो बीज के ऊपरी वाला आवरण होता है ना, उसको अगर छील कर देखिएगा, छील करके देखिएगा, उसमें से अगर दाना निकला, जो बीज निकलेगा वो एगो निकलेगा तो एक बीजपत्री। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गेहूं का, चावल का, ये सब का जो बीज देखे होंगे क्या होता है, एक बीजपत्री होता है। जैसे आप मटर खाते हैं तो मटर के ऊपर वाला खोइया छीलते हैं तो उसमें से 2 गो दाना निकलता है, तो वो क्या हो गया, द्विबीजपत्री हो गया। जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब के जो बीज को छीलिएगा तो अंदर में 2 गो बीज निकलेगा, तो ये सब क्या हो गया, द्विबीजपत्री हो गया। तो जो द्विबीजपत्री होता है वो किस में होता है, तो क्लोरेन कायमा यानी कि स्थूल कोण उत्तक। तो जो द्विबीजपत्री मिलेगा, चना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, स्थल पर मिलेगा, अंदर थोड़ी, मट्टी में थोड़ी ना मिलेगा। तो यहाँ से याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे जो है वो स्क्लेरन कायमा यानी दृढ़ कोण उत्तक। दृढ़ कोण उत्तक कहाँ, दृढ़ वह बेल याद कीजिए, बेल के खोपड़ी, ठीक है। दृढ़ कोण उत्तक में देखिएगा यानी सबसे दृढ़ कोशिका होता है, इसके अंदर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, तब ना कठोर होता है। जैसे कि नारियल के रेशा देखिएगा एकदम मजबूत होता है। अखरोट देखिएगा उसका भी रेशा मजबूत होता है। बेल के खोपड़ी देखिएगा उसका भी रेशा मजबूत होता है। तो जो आपका स्क्लेरन कायमा आता है, कोशिका जो दृढ़ होता है यानी दृढ़ कोशिका उत्तक होता है, दृढ़ कोण उत्तक जो होता है उसमें जो कोशिका होता है उसके कोशिका में स्थान नहीं होता है, कोशिका दृढ़ होता है। जैसे कि नारियल के रेशा हो गया, अखरोट हो गया, बेल हो गया, बेल के जो ऊपर वाला खोपड़ी होता है वो हो गया, वो सब क्या हो जाएगा, तो दृढ़ कोण उत्तक। देखिए आपको नाम से भी याद रहेगा, कब, जब आप ये याद कर लीजिएगा PCS। P मतलब प्लेन कायमा, C मतलब क्लोरेन कायमा, S मतलब स्क्लेरन कायमा। और मृदु उत्तक, जैसे हम बोले कि मृदु उत्तक हिंदी नाम है, जल्दी याद हो गया, मृदु उत्तक, जल्दी बताइए। गाजर, मूली, शलजम ये सब क्या है, मृदु कोण उत्तक है। इसमें स्थान खाली होता है, इसमें कोशिका में स्थान खाली होता है और यह सरल होता है। आसानी से बता दीजिएगा। दृढ़ कोण उत्तक बताएंगे, दृढ़ कोण उत्तक में बेल खोपड़ी ये सब हो जाएगा, यानी बेल के खोपड़ी, नारियल के रेशा, अखरोट, ये सब क्या हो गया, दृढ़ कोण उत्तक हो गया। लेकिन वही पूछेगा कि इंग्लिश में दे देगा तो क्या हो जाएगा, स्क्लेरन कायमा, सरल अस्थायी उत्तक क्लोरेन कायमा, और प्लेन कायमा ने मृदु उत्तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यानी कि सरल अस्थायी उत्तक आप कंप्लीट समझ गए। जटिल अस्थायी उत्तक देखिएगा तो जटिल अस्थायी उत्तक भी आपको 2 प्रकार के होता है, यानी कम्प्लेक्स फ्रेगमेंट टिश्यू जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। जैसे कि एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम मतलब जाइलव, जाइलम मतलब जाइलव मतलब नीचे से हम जाइलव, जाइलम मतलब जाइलव, ऊपर जाइलव,
ठीक हो। ऊपर जब आओ और उसके बाद खाना वाना जो बनल होता हो ओकरा फैला देवो, ऐसे ना होता है। तो देखिए जो जाइलम है नीचे से जो ऊपर जा रहा है, तो नीचे क्या होता है, जल होता है। नीचे क्या होता है, किधर गया, जल होता है, खनिज लवण होता है। तो जल और खनिज लवण को जाइलम के द्वारा, जो परिवहन तंत्र होता है जाइलम के द्वारा ऊपर जाता है। तो जाइलम में क्या होता है, खनिज लवण ऊपर की ओर जाता है। देखिए किस दिशा में जा रहा है, एक दिशा जा रहा है, यानी एक दिशा में जा रहा है। इसका कोशिका क्या होता है, मृत कोशिका होता है, और यह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछता है। जो परिवहन है, जाइलम का परिवहन होता है, इसमें जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। देखिए किस दिशा में जा रहा है, ऊपर, यानी कि कैसा है, एक दिशीय है। तो यह एक दिशीय होता है, जो जाइलम होता है वो एक दिशीय होता है। कोशिका क्या होता है, मृत होता है। लेकिन हम ऊपर जाइलो, जैसे खाना बनल होता हो तो हम ऊपर से फैला देवो, इस प्रकार से ना। तो ऊपर गया, ऊपर से फ से फैला दिया, फ से फ्लोएम, ज से जाइलो, ज से जाइलम, ज से ऊपर जाइलो आ ज से जाइलम, और ऊपर जब आओ आ खाना बनल होता तो फैला देवो, तो ऊपर जा करके यह फैला देगा। तो फ से फैलाना और फ से फ्लोएम। तो फ्लोएम में देखिए यह कै दिशा में जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, यानी यह 2 दिशीय होता है। फ्लोएम जो होता है वो द्विदिशीय होता है। बीज यानी जीवित सेल होता है, यह भोजन और खाद्य पदार्थ को 2 दिशाएं फैलाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो, ठीक है, क्लियर। चलिए आज जो है 27 तारीख है, लिख लीजिए, छूट जाता है डेली के डेली। तो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जो बच गया है जंतु तक, यानी एनिमल टिश्यू जो बचा है उस पर आएंगे, और इसी प्रकार से मज़ेदार तरीक़ा से उसको भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसा लगा।